नमस्कार मित्रों, अलग अलग विषयों की जानकारी देने के लिए चैनल पर जो लगातार कोशिश हम करते आ रहे हैं, उसी के संदर्भ में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता, शब्दों के संघर्ष की शताब्दी। इस विषय पर हमारे साथ जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर शिरीष काशीकर। आप राष्ट्रीय जनसंचार और पत्रकारिता संस्थान NIMCJ अहमदाबाद में निदेशक हैं। आपका लगभग 24 वर्ष का पत्रकारिता और अकादमिक क्षेत्र का अनुभव है। 1996 में आपने राजकोट से प्रकाशित देश प्रदेश नी आजकल में रिपोर्टर एवं सह उप संपादक के रूप में कार्य किया। उसके बाद में राज्य सूचना विभाग गुजरात में सूचना अधिकारी के रूप में आप कार्य रहे और उसके बाद में शिक्षाविद के रूप में आप सौराष्ट्र में सौराष्ट्र विश्वविद्यालय विजिटिंग फैकल्टी के रूप में आप कार्य करते रहे और कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों को आपने संबोधित किया, वहां पर पत्र वाचन किया। गुजरात विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद के आप सदस्य हैं और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के योजना बोर्ड के भी आप सदस्य हैं। आप भारतीय इतिहास कांग्रेस के सदस्य हैं। बहुत सारे शोध पत्र आप अनवरत प्रकाशित करते रहे हैं और खास बात यह कि आप एक ब्लॉगर के रूप में भी पहचाने जाते हैं। आपका ब्लॉगर pratanchablogpost.in है, जिसमें राजनीतिक परिदृश्य पर होने वाले कई चर्चाओं को आपने रिकॉर्ड किया है और उस पे लोगों को उपलब्ध करवाया गया है। वहाँ के जो क्षेत्रीय चैनल है, उन चैनलों में लगातार आप राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं। ऐसी विषय विशेषज्ञ की प्रतिमूर्ति हमारे साथ आज जुड़ी हुई है। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत। चैनल से आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत सर। हमें लगता है बहुत सारगर्भित जानकारी हम आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक और दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, जैसा कि अपन जानते हैं कि अभी जनवरी में 31 जनवरी 2020 को बाबा साहब अंबेडकर के मूक नायक की शताब्दी वर्ष रही, क्योंकि मूक नायक उनका जो साप्ताहिक पत्र था वो 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित होना शुरू हुआ था, जिसकी शताब्दी अभी मना रहे हैं और पिछले दिनों उनकी जयंती भी मनाई गई। ऐसे में बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है उनके बारे में चर्चा करना, क्योंकि अंबेडकर साहब बहुत डायमेंशन वाले तूफानी व्यक्ति थे, जिनका 65 वर्ष का जो जीवन रहा वो बहुत सारी सीख, बहुत सारी शिक्षाएं और बहुत सारा ज्ञान हमको दे करके गए हैं। ज्ञान की प्रतिमूर्ति के रूप में उन्हें माना जाता है। उन्होंने पत्रकारिता के रूप में भी अपनी कलम को चलाया और अपनी आवाज को आम लोगों की आवाज बनाने की कोशिश की। उन्होंने पहले मूक नायक, उनका जो साप्ताहिक पत्र वो निकला, उसके बाद बहिष्कृत भारत और समता जनता, फिर प्रबुद्ध भारत और इंग्लिश का जो एक अखबार था इक्विलिटी, उसके भी वो संपादक रहे। ऐसी विभूति वो जब हम देखते हैं, क्योंकि उस समय भी यही परिस्थिति थी जो आज जनसंचार के रूप में हम देखते हैं कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आज भी बहुत सारे मुद्दों पर यदि पत्रकार अपनी मजबूती से टिके रहते हैं तो चौथे स्तंभ की सारगर्भितता हमारे सामने प्रकट होती है। सर, जो पत्रकारिता बाबा साहब के टाइम पर चला करती थी, जो मिशनरी पत्रकारिता चला करती थी, और वास्तव में उस समय ये सारगर्भित था कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, उन संघर्ष के टाइम पे जो पत्रकारिता थी और आज की जो पत्रकारिता है, उनको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो बातें इसमें स्वयं स्पष्ट हैं शीतल जी, कि डॉक्टर अंबेडकर का जो समय था उस वक्त हमारा देश जो है वो दो बड़ी फेज में से गुजर रहा था। एक था सामाजिक सुधार का और दूसरा था राजनीतिक प्रक्रिया। कहीं ना कहीं जब अंबेडकर इस परिवेश में आए तब गांधी जी जो हैं उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया अपने हाथ में ले ली थी और देश को जो है वो आजादी की ओर ले जाने की प्रक्रिया में वो अग्रसर थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ अस्पृश्यों के लिए ही काम किया या अपने अखबारों में सिर्फ अस्पृश्यों के लिए लिखा, ऐसा नहीं था। उन्होंने भी अपने बांधवों के साथ साथ इस देश की भी उतनी ही चिंता की।
वो अंग्रेजों के खिलाफ भी लिखते थे, जहां अंग्रेज सही थे वहां अंग्रेजों के लिए भी लिखते थे, जहां गांधी जी सही थे वहां गांधी जी के लिए लिखते थे, जहां गांधी जी गलत थे वहां गांधी जी के लिए भी लिखते थे। तो उनका जो है वो एक लंबा अंतराल जो है पत्रकार के तौर पर काफी संघर्ष का गुजरा। और उन्होंने, जैसे आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, कि मिशनरी जिल से उन्होंने अखबार चलाए, अपनी लेखनी भी चलाई। आज की तारीख में अगर हम उसको कहीं ना कहीं कंपेयर करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि जिन बातों की नींव डॉक्टर आम्बेडकर रख के गए थे, उन बातों में काफी परिवर्तन आया है। आज जी सामाजिक परिवर्तन आया है, कई सारी स्थितियां बदली हैं, जी किंतु आज की तारीख में भी अभी भी कई सारे विस्तारों में आज भी जो है वो अस्पृश्य लोग जो है वो मंदिर और कुएं के पानी के लिए तरस रहे हैं। जी कई जगहों पर अस्पृश्यों के लिए, दलितों के लिए कई सारी जी समस्याएं आज की तारीख में भी हैं। उसके लिए कई सारी पत्र पत्रिकाएं और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो काम कर रहा है। किंतु जो फरियाद डॉक्टर आम्बेडकर की थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा रूढ़िगत है और उसमें दलितों की आवाज उतनी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए, वो बात आज की तारीख में भी उतनी सही है। आज की तारीख में भी मेन स्ट्रीम मीडिया में एक दलित वॉइस या दलित डिस्कोर्स जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल सही। उसकी बहुत गंभीरता से उस विमर्श की जरूरत है। सर, इनके समय में इन्होंने करीब 4-5 अखबार और इंग्लिश के अखबार तक का संपादन किया। तो उस समय जहां देश की आजादी को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, अस्पृश्यता के लिए, दलितों के लिए संघर्ष कर रहे थे, और इन अखबारों को चलाना, आप समझ सकते हैं, अपन मीडिया के आदमी हैं बेहतर, कि किस तरीके से उस समय इनकी छपाई कराई जाती थी, किस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाता था। आए दिन तालेबंदी करा देते थे अंग्रेज वगैरह। तो क्या इतने हेड उन्होंने अंग्रेजों और बाकी सब चीजों की वजह से बदलने पड़े बार बार, या वास्तव में बाबा साहब अलग अलग इश्यूज को लेकर के इन सारे अखबारों को चलाने का प्रयास करते रहे? इसमें दो तीन वजह हैं जिसका मैं जी विश्लेषण करना चाहूंगा। सबसे पहला अखबार, जो मैं पहले पांचों अखबार जो उन्होंने निकाले थे उसके जी बारे में एक ब्रीफ आपको दे दूं। जी पहला अखबार जो उन्होंने निकाला 31 जनवरी 1920 को, जी वो 1923 तक यानी 3 साल तक चला। जी और कोल्हापुर के जो राजर्षि शाहू महाराज थे, जी उन्होंने उसके लिए सहायता की थी, और पांडुरंग भटकर जो हैं उनको अम्बेडकर जी ने संपादक बनाया था। दूसरा अखबार बहिष्कृत भारत जो उन्होंने शुरू किया, वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के बैनर तले किया। वो 3 अप्रैल 1927 को शुरू किया गया, वो 2 साल तक चला। बाद में समता अखबार उन्होंने शुरू किया जो कि समता संघ के बैनर तले था। जी वो 19 जून 1928 से 1929 तक चला। जी इसमें एक बात ये थी कि बहिष्कृत भारत भी चल रहा था और समता भी चल रहा था। तो जी एक शुक्रवार को बहिष्कृत भारत आता था, एक शुक्रवार को समता निकलता था, और फिर उसमें कई बार जो है वो एक ही सब्जेक्ट को लेकर जो है कन्फ्लिक्ट होने लगे थे। तो फिर जी उन्होंने तय किया कि बहिष्कृत भारत जो है उसको बंद किया जाए। हालांकि 1929 आते आते दोनों अखबार जो है बंद हुए। सबसे लंबा चलने वाला अखबार जो उनका रहा वो था जनता। जनता। ये जी जी 1930 में शुरू हुआ जी और ये 25 साल तक चला, 1955 तक जो है ये चला। जी और बाद में प्रबुद्ध भारत जो है, ये एक और अखबार उन्होंने 1955 में निकाला, जी। और जनता जो है उसको प्रबुद्ध भारत में उसका विलय कर दिया गया। अभी जहां भी। तक अखबार चलाने की बात है और उनको जो समस्याएं आ रही थी, जी उसमें दो बड़ी समस्या ये थी। एक तो उनका पाठक वर्ग जो है वो नहीं था, क्योंकि उनका जो पाठक वर्ग था वो अस्पृश्य थे। जी अब वो खुद अपने रोज की पेट रोटी जमाने के चक्कर में उनके जी। पास अखबार खरीदने के पैसे होना भी बड़ी मुश्किल स्वाभाविक बात थी, बात सही थी, बात। कि नहीं रहते थे। जी तो वो एक समस्या थी। और दूसरा जो है, अखबार चलाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फंड चाहिए, उसकी कमी। तो पहले के दो जो अखबार उनके बंद हुए, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये रही। जो कि पहला अखबार मुकनायक तो इसलिए बंद हुआ क्योंकि वो पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे और जी वो दूसरे लोगों को अखबार देकर गए, वो उसको ज्यादा ठीक से नहीं चला पाए। पर विश्व जी भारत में भी ऐसा ही हुआ। जी उनको बार बार लोगों को अपील करनी पड़ी कि ये आपका अखबार है, आप जी इसको चलाइए, इसके लिए आप फंड दीजिए। फंड उनको बार बार लाना पड़ रहा था। अच्छा, ऊपर से ब्रिटिश सरकार की धौंस रहती थी वो जी अलग से। तो जी। ये सब समस्याएं थी। पर बाद में फिर भी उन्होंने एक हद तक अपने इस मूवमेंट को चलाने का काफी सफल प्रयास किया। उस समय ये जो अखबार थे, ये वैसे तो पूरी आजादी की लड़ाई पर समर्पित थे, लेकिन उस विज्ञापन वगैरह के दृष्टिकोण से देखें, या जन सामान्य की जो डिमांड होती थी, कहानी या कुछ और तरीके की,
या सामाजिक परिवर्तन को लेकर के किस किस तरीके के लेख उस समय फोकस में रहते थे कि उनको स्थान दिया जाना चाहिए था? हाँ, जहाँ तक मूक नायक का सवाल है तो उसमें वो स्पष्ट थे कि उनको अपने अस्पृश्य बांधवों के प्रश्नों को लेकर, किसानों मजदूरों के प्रश्नों को लेकर ही बात करनी है। जी, बहिष्कृत भारत में जो है इसकी थोड़ी झलक दिखाई देती है। उसमें कुछ जी, कविताएं, कुछ लघु कहानियां, किस्से वगैरह जो हैं ये भी छपते हुए दिखाई देते हैं। पर मोटे तौर पर बाकी का कंटेंट जो है वो एक विचार पत्र का जो होना चाहिए जी, वही था। और ये कमर्शियल अखबार तो थे नहीं कि जो है वो हजारों रुपए खर्च करके कोई बड़ा महंगी छपाई वगैरह करके वो लोगों के बीच में छा जाए, वो उनका हेतु भी नहीं था। बिल्कुल सही किंतु बात। वो अपने पाठकों के आसपास होने वाली जो भी घटनाएं थी उन सब घटनाओं के बारे में भी खबरें इसमें देते थे, जी, प्रश्नों की चर्चाएं करते थे, अस्पृश्यों के, किसानों के, मजदूरों के, सामाजिक न्याय, सरकार के कुछ जो भी गलत कदम हैं इन सब चीजों के ऊपर वो लिखते थे। और जो एक उनका मुख्य हेतु था कि मेन स्ट्रीम मीडिया, उस वक्त का जो मेन जी, स्ट्रीम प्रिंट मीडिया था जी, वो अस्पृश्यों के प्रश्नों को लेकर गंभीर नहीं है। जी, और उसको उसमें जो उनको लेकर टिकाएं होती थी उन टिकाओं का जवाब भी वो अपने इस अखबारों के द्वारा देते देते थे। थे। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, हम सब जानते हैं। वो सामाजिक कार्यक्रम और राजनीतिक रूप से भी लगातार अपना कार्य करते थे। आजकल देखते हैं अपन कि बड़े-बड़े राजनीतिक घरानों के जो अखबार हैं या उनका जो मीडिया समूह है, वो उनको प्रमोट करने के लिए या सारा कुछ उनका महिमा मंडन करने के लिए चलाए जा रहे हैं। जबकि उस समय अंबेडकर साहब एक मिशन के तहत ये सारा कार्य कर रहे थे। कहीं आपको ऐसा लगता है कि उस समय के जो अखबार निकालने वाले थे, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे अंबेडकर साहब हों, तिलक हों, कुछ कोई भी हो, उन सबका कहीं भी 1% मोटिव अपने आप को स्थापित करने का भी होता था? आ, ऐसा कह सकते हैं। उसकी जी, वजह एक ये थी कि खास करके अगर हम केसरी टिळक जी की बात छोड़ दे या रानडे जी की बात छोड़ दे या गांधी जी की बात छोड़ दे, अगर हम आम्बेडकर जी पर ही फोकस करें तो भी समझ में आएगा कि जिस वक्त अस्पृश्य समाज में बच्चा अगर छठी क्लास तक पढ़ लेता था तो भी वो बड़ी बात कही जाती थी। उस जी, वक्त आम्बेडकर जो है उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट बिल्कुल। ग्रेजुएशन किया, बाद में वो जी, विलायत गए, वहां से बड़ी जी, डिग्रियां लेकर आए, बैरिस्टर जी, बने और उन्होंने बड़े बड़े जो है वो शोध निबंध लिखे सही बात। और पूरी दुनिया में जो है वो वाहवाही लुटाई। इस लेवल का व्यक्ति जो है अगर वो कलम हाथ में उठाता है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि उनकी कलम जो है उसमें से जो बात निकलेगी वो हरेक के हृदय को छू जाएगी। और जी, जब वो लोगों के हृदय को छू जाएगी तो स्वाभाविक है कि लोगों के हृदय में सिर्फ उनको चाहने वाले नहीं, उनके विरोध करने वाले लोगों के हृदय में भी जो उनका स्थान जो है वो जी। अपने आप जो है वो बढ़ जाता है। इनके साथ-साथ कई बार जो इस तरह की अपन बात करते हैं कि वो अपनी कलम से वो लिखते थे, तो इसमें सारगर्भित बात मुझे जो लगती है कि अपना ज्ञान जिन अध्ययन के माध्यम से पूरे विश्व में जहाँ-जहाँ जाकर के उन्होंने अध्ययन किया, उनको सब लोगों को रूबरू कराने का उनका मकसद था। वो चाहते थे क्या परिवर्तन हो रहा है विदेशों में, क्या रिक्वायरमेंट है इंडिया में, उन सबको लोगों के सामने लाना चाहते थे और इसी मनोभावना से वो सब चीज़ें लिखते थे, विचारों को इस श्रृंखला के साथ-साथ। ऐसे में कभी-कभी बिल्कुल। ऐसा नहीं होता था कि यहाँ के और जो राजनीतिक हैं, जिनके अखबार हैं, उनके और उनके अखबार के बीच में कंट्रोवर्सी हो किसी विषय को लेकर के? हाँ, बिल्कुल होती थी। इनफैक्ट सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो तो महात्मा जी और अंबेडकर जी के दोनों के बीच में हुई थी। जी, महात्मा जी ने वो जब पूना पैक्ट के दौरान जब वो उनको येरवड़ा जेल में मिलने के लिए गए जी, तो महात्मा जी ने उनको कहा कि चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप अस्पृश्यों के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं, पर आप ये मत भूलिए कि अस्पृश्यों के प्रश्नों पर मैं भी काम कर रहा हूँ, मैंने भी हरिजन नाम का अखबार निकाला है। जी, तो सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो अम्बेडकर जी ने उनको यही किया था कि आप उनको हरिजन क्यों कह रहे हैं? अगर आप उनको हरिजन कह रहे हैं तो बाकी सब क्या शैतान के पुत्र है क्या? हम सही, हरिजन नाम नहीं चाहते हैं। जी, आप हमें कोई नाम दें ये हम नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, हम जो हैं वो हैं। हम जी, अपने आप में सुधार करेंगे। जी, हमें मौका चाहिए। हम ये जी, मौका चाहते हैं कि हम आपके समता में आ जाए। जी, जी, हम ये चाहते हैं।
हमें शिक्षण चाहिए, हमें भी वो सुविधाएं चाहिए जो रूढ़िवादियों ने आज तक हमें नहीं मिलने दी है। हम और कुछ नहीं चाहते। हम आप ये नहीं चाहते कि आप हमारे प्रति सहानुभूति रखिए, आप जी हमें अपने करीब बिठाइए, आप हमें हमारे साथ भोजन कीजिए, हमारे जी साथ रोटी बेटी का व्यवहार कीजिए। ये ठीक है, कीजिए, आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, पर जी हमारी डिमांड ये नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो चीजें आज तक हम सिर्फ अस्पृश्य होने की वजह से हमें आप लोगों ने नहीं दी है, जी जिस पर हमारा हक था, जी आपके जितना ही हक था, वो हमें वापस मिलना चाहिए। हमें शिक्षा का हक मिलना चाहिए, हमें वो हर एक हक मिलना चाहिए जो आपको मिलता है। जी और इसी बात को लेकर गांधी जी के साथ उनकी काफी उग्र चर्चाएं भी हुई हैं, इसका काफी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन भी है, और उन्होंने इस बारे में वैश्विक भारत में और जनता में काफी डिटेल में जो है वो चर्चा भी उन्होंने बाद में की। उसी तरीके की कोई और मिशनरी पत्रकारिता का उदाहरण उस समय का मिलता है अपना, जिस तरह के अम्बेडकर साहब एक मिशनरी पत्रकारिता, दलितों के लिए पत्रकारिता, एक आजादी के लिए पत्रकारिता के लिए काम कर रहे थे, उस तरीके की पत्रकारिता का और कोई उदाहरण भी उस समय का मिलता है अपन को सर? हाँ, दलितों के लिए तो ऑलरेडी कई सारे लोग जो हैं वो पहले से काम कर रहे थे। एसके बोले थे, जयकर जी थे, कई सारे लोग थे वो इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि उस वक्त दो चीजें पैरेलल चल रही थी, सामाजिक सुधारणा और राजनीतिक प्रक्रिया। तो सामाजिक सुधारणा की बात थी तो उस वक्त के जो समाज सुधारक थे, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हो, रानडे जी हो, जी सावरकर हो, जी ये सब जो मेन स्ट्रीम, क्योंकि चूंकि अम्बेडकर जी भी महाराष्ट्र से ही थे और ये सब लोग भी महाराष्ट्र में ही थे, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मूवमेंट वहां चल रही थी। तो इन सब लोगों ने भी अपने अखबार जो है निकाले थे, पर उनमें उनका फोकस जो है वो हिंदू समाज का, मेन स्ट्रीम हिंदू समाज जो है उसके ऊपर ज्यादा था। जी उसकी जो समस्याएं थी, बाल विवाह है जी या विधवा विवाह की अनुमति नहीं है, जी जी या और भी जो भी सामाजिक समस्याएं थी, इसके ऊपर उनका फोकस ज्यादा था। जी तो केसरी में टिळक जी हैं उसके ऊपर ज्यादा जोर देते थे। हालांकि बाद में वो राजनीतिक चीजों पर भी टिप्पणियां उसके ऊपर उसमें करते थे, ये सब चीजें थी। पर जहां तक दलितों का, अस्पृश्यों का प्रश्न है, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अंबेडकर जी ने अपने अखबारों में, चाहे वो मूकनायक हो, वैश्विक भारत हो, जनता हो, इसमें जिस प्रकार से ये मुद्दे उठाए, खास करके किसानों के, मजदूरों के, जी अस्पृश्यों के, और उसके ऊपर चर्चाएं की, वो सिर्फ उन्होंने जी प्रश्न नहीं उठाए, वो उस जी प्रश्न का हिस्सा भी बने। आगे उसकी हम जी चर्चा करेंगे। पहले की स्थिति में सर पत्रकारिता को लेकर के ये भाव था कि जैसे कहा जाता है गुरु के लिए कि मैं स्वयं जलकर औरों को प्रकाशित करूंगा, और उस समय के अखबार की भावना भी यही थी, वो स्वयं जल करके औरों को प्रकाशित करने का काम किया करते थे। आज की स्थितियां बिल्कुल विपरीत सी हो गई हैं कि आजकल पहले पत्रकार या बड़े मीडिया समूह, क्योंकि आजकल मीडिया समूह बन गए हैं, पहले पत्रकारिता थी, आजकल समूह बन गए और समूह का उद्देश्य पूर्णतः व्यावसायिक हो गया है। ऐसी स्थिति में ये दुनिया को जलाने की भी पूरी कुव्वत आज का मीडिया रखता है। तो इस समय भी इन आवश्यकताओं को अपन दृष्टिगोचर करते हैं क्या कि आज अंबेडकर साहब की पत्रकारिताओं की ज्यादा आवश्यकता है, उनकी तरह के मिशनरी पत्रकारों की ज्यादा आवश्यकता है जो सिर्फ मुद्दों की बात करें, किसी के महिमा मंडन को या किसी के गिराने को, या जैसे प्रोपेगेंडा कहते हैं, या फिर पीठ पत्रकारिता की बात करते हैं, उन सबसे परे हट करके, जैसे आजकल पी साईनाथ जी ने पहले बीच में काफी कुछ कार्य किए इन सब चीजों को लेकर के, ऐसी पत्रकारिता की आज की आवश्यकता, या फिर मैं कहूं आज भी अंबेडकर साहब की पत्रकारिता की प्रासंगिकता कितनी आपको लगती है सर? नहीं, बहुत जबरदस्त हैं। और इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी आपके एक सवाल के जवाब में कहा था कि जो दलित डिस्कोर्स हैं, दलित विमर्श जो हैं, जी चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया में हो या कोई भी छोटे बड़े अखबार में छप रहा हो या टेलीविजन चैनल पर दिख रहा हो, वो नहीं दिख रहा है। जी और अगर दिख रहा है तो उसकी संख्या बहुत कम है। जैसे आपने पी साईनाथ का उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सेवाव्रती या जी व्रतधारी पत्रकार जिसे हम कहेंगे, उनकी संख्या भी काफी कम है। क्योंकि जिस संघर्ष से, अभी हम संघर्ष के शब्दों की शताब्दी की बात करें, तो जिस संघर्ष से अम्बेडकर गुजरे थे, वो संघर्ष शायद अब नहीं है। सामाजिक तौर पर काफी परिवर्तन आए हैं, पर समस्याएं भी उतनी ही बड़ी हैं। जी शायद अम्बेडकर जी के समय में जो समस्याएं थी वो काफी लंबे समय तक चलने वाली थी, क्योंकि वो परिवर्तन का दौर था। जी आज की तारीख में अगर वो समस्याएं हैं तो उसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है, पर नई समस्याएं हैं। तो और वो समस्याएं भी उतनी ही अंदर उनके
के जड़ें गई हैं, तो जितना संघर्ष अंबेडकर जी को करना पड़ा था उतना ही संघर्ष आज के पत्रकारों को भी करना पड़ेगा। और उसके लिए आज की पत्रकारों में, आज की पत्रकारिता में जो एक सज्जता चाहिए, जो संघर्ष करने की ताकत चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो हमें जुटानी पड़ेगी। और मुझे लगता है जब तक हम डॉक्टर अंबेडकर के अलग अलग पहलुओं का अभ्यास नहीं करेंगे, उनकी पत्रकारिता का अभ्यास नहीं करेंगे, वो शक्ति आज की पत्रकारिता में लाना काफी मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, उस समय की पत्रकारिता और अंबेडकर साहब की विशेष लेखनी को लेकर के, जिनका उनका जो एक तरीके से विचारों को या कह सकते हैं लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए वो लिखा करते थे, ऐसा कोई विशेष बात आपको लगती है, कोई विशेष संस्मरण या उनकी पत्रकारिता को लेकर के कोई विशेष बात आप बताना चाहें? यहाँ मैं दो बातें रखना चाहूंगा शीतल जी। एक तो उनका जो अखबार शुरू करने का, जो भी अखबार उन्होंने शुरू किए, उसके उद्देश्य थे, वो तो अस्पृश्यों के अंदर जो एक हीन भावना थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा समाज में यही स्थान है, उसमें से उनको बाहर निकालना। दूसरा, समाज जो है उसको अस्पृश्यों के प्रश्नों से वाकिफ करवाना और उनके मन में भी जो अस्पृश्यों को लेकर भावना है उसमें से उनको बाहर निकालना। दूसरा, सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और उस सामाजिक आंदोलनों को अपने माध्यम से या अपने अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। और मेन स्ट्रीम समाज में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि समाज सुधारणा की बात हो रही थी, पर वो एक अलग लेवल पर थी, उसमें भी अस्पृश्य जो हैं वो हाशिए पर थे, तो उनके प्रश्नों को मेन स्ट्रीम में लाना ये उनका ध्येय था। तो उनके अखबारों में किन किन मुद्दों पर चर्चा उन्होंने की, उसका मैं आपको एक छोटा सा ब्यौरा दे देता हूँ। उसमें बाल विवाह है, वर्णाश्रम है, तो वर्ण काफी विरोधी रहे हैं, आप जानते हैं। मंदिर प्रवेश है, जिसमें नासिक मनुस्मृति का दहन भी उन्होंने किया था। उन्होंने कहा कि उसमें जो चीजें अस्पृश्यों के खिलाफ दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, वो बहुत ही ज्यादा जो है वो चुभने वाली है। सहभोजन है, ये सहभोजन की बात सिर्फ अस्पृश्य और स्पृश्यों के बीच में नहीं, अस्पृश्यों की भी जो सब कास्ट हैं उनके भी अंदर अंदर बैठने का जो है व्यवहार नहीं था, तो वो भी साथ में बैठकर भोजन करें, रोटी बेटी का व्यवहार करें। साइमन कमीशन, जो कि आगे चलकर भारत का जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, देश में राजनीतिक अधिकार देने की बात आई, उसको लेकर जो बनाया गया था, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा अपनी आवाज रही। अस्पृश्यों के लिए बाद में जो संवैधानिक प्रावधान करने की बात आई, उसके ऊपर भी उन्होंने अपने अखबार जनता में और प्रबुद्ध भारत में काफी डिटेल चर्चाएं की थी। इसमें दो जो घटनाएं हैं उसके ऊपर मैं ज्यादा थोड़ा बात करना चाहूंगा। एक था महाड़ का चावदार तालाब का सत्याग्रह। हुआ यूं था कि 1919 में मुंबई प्रेसिडेंसी में एस.के. बोले, जो एक समाज सुधारक थे, उन्होंने प्रस्ताव लाया था और उन्होंने कहा था कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो तालाब हो, कुएं हो या सार्वजनिक स्थान है, जो कि सरकारी टैक्स से चलते हैं, लोगों के टैक्स से चलते हैं, उसमें अस्पृश्यों को किसी भी प्रकार की चीज की मनाही नहीं होनी चाहिए, जो कि थी। तो उसके ऊपर उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया और उन्होंने कहा कि जो कोई भी संस्थान, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी हो, नगर पालिका हो, इस प्रोविजन का भंग करेगा, उसकी ग्रांट बंद कर दी जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ जाकर, वहां का जो चावदार तालाब था, जो कि थोड़ा दूर था गांव से, लेकिन वहां अस्पृश्यों को पानी पीने की मनाही थी, तो वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा सत्याग्रह किया और करीब 15,000 लोग जो हैं वो पूरे महाराष्ट्र में से उनकी कम्युनिटी के लोग वहां पर आए, वहां भाषण हुए, वहां पर भी जो है कुछ ठहराव किए गए, चावदार तालाब में से पानी पिया गया। लेकिन बाद में उसका जो है थोड़ा एक अलग रिपरकशन भी आया। सम्मेलन खत्म होने के बाद जो है कुछ रूढ़िवादी लोगों ने उनके ऊपर हमला भी किया, जो लोग वहां आए थे उनके ऊपर माहौल बिगड़ गया। बाद में उस तालाब का शुद्धिकरण वगैरह जो है कुछ लोगों ने करने का भी प्रयास किया। लेकिन ये घटना जो हुई, इसकी वजह से सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में जहां जहां कहीं पर भी अस्पृश्यों के लिए कोई ना कोई मूवमेंट चल रही थी, उसको एक बहुत वेग मिल गया। और उनके अपने अखबारों में तो उन्होंने लिखा, पर उनके अखबारों के द्वारा भी बाकी राज्यों में ये मूवमेंट जो है वो चल पड़ी और हर जगह दलितों में, अस्पृश्यों में ये जागृति आने लगी कि नहीं, हमारे लिए भी कोई लड़ रहा है। और दूसरा उदाहरण था कालाराम मंदिर का सत्याग्रह। कालाराम मंदिर, जो कि नासिक का काफी फेमस मंदिर है, वहां
पर भी दलितों को मंदिर प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि भाई हम सत्याग्रह करेंगे और उसमें जो हम प्रवेश करेंगे। तो उन्होंने उसके लिए भी एक तारीख तय की, अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे, हजारों लोग वहां पर पूरे महाराष्ट्र में से पहुंचे। पर चूंकि वहां परिस्थितियां अलग थी तो वहां सरकार ने उनके ऊपर रोक लगा दी। तो वो लोग जो हैं वो गोदावरी के किनारे पर गए, वहां सभाएं वगैरह हुई और फिर वहां जो है उन्होंने फिर मंदिर प्रवेश का मामला जो है वहां स्थगित हो गया। वो काफी लंबे समय तक चला, पर उसके साथ बाद में ये बात भी आई और उन्होंने ये साबित किया कि अगर एक अच्छा नेतृत्व मिले जी, तो अस्पृश्य समाज जो है वो आगे अपने बढ़ हर एक सकता है। प्रश्न के लिए लड़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सवाल नेतृत्व का है और उन्होंने सवाल नेतृत्व। दलित समाज को बहुत अच्छा नेतृत्व दिया। उन्हीं का परिणाम है कि आज जो संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए, जिसकी वजह से दलितों को फायदा मिला, किसी भी तरीके का हो, उस फायदे के कारण वो आज आगे बढ़ पा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। पहले के जो पत्रकार थे, पहले के जो मालिक थे अखबार के, वो सब लोग उस भावना को चरितार्थ करते थे जो कबीर ने कही थी, जो घर फूके अपना जो संग हमारे होए। और आज के पत्रकार सब घर भरने की बात करते हैं। ये दोनों बेहतर फर्क था और इसी वजह से उनकी कलम में बहुत ताकत हुआ करती थी और उस ताकत की वजह से वो ब्रिटिश हो चाहे किसी से भी सामना करने को नहीं चूकते थे। डॉक्टर काशीकर जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कुछ नेट की कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा वीडियो बीच में ब्लर हो रहा है, इसके लिए हम तकनीकी रूप से माफी चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप तक अपने संवाद को पहुंचाने का अनवरत प्रयास करते रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगे ये लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप हमें बताइएगा। काशीकर साहब, आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। आपने धन्यवाद। अपने अमूल्य समय में से समय हमें दिया और दर्शकों, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार।